नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं एडवाइजर जरूरी है और एडवाइजर जरूरी है का ये एपिसोड है सर्वाइविंग द क्रैश राइडिंग द बुल, यानी कि मंदी में कैसे बचे और तेजी का कैसे फायदा उठाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही हमारे साथ एक्वेंटिस के CEO मनीष गोयल इस वक्त हैं। सबसे पहले सर आपके पास आते हैं, एक बिहेवियर ट्रैप की बात करेंगे क्योंकि आपने बुल और बेयर दोनों ही तरीके के मार्केट देखे हैं। तो इस दौरान आपने किस तरीके का एक इन्वेस्टर का बिहेवियर ट्रैप देखा है? देखिए, हमेशा क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में पहली बार हो और उसमें अगर आप उसको कुछ मतलब बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई के, बिना किसी से नॉलेज लिए अगर उसको आप हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो चांसेस पूरे हैं कि आप गलत जाएंगे, राइट। सिमिलरली एज एन इन्वेस्टर, अगर आपकी लाइफ में पहली बार कोई मंदी का मार्केट आया है, जोर से गिरा है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल 2020 से 2025 तक का मार्केट कमोबेश पिछला एक साल थोड़ा ठंडा छोड़ दे, वो भी कोई ख़राब नहीं था, ठंडा मार्केट है। तो ये सारे जितने अभिमन्यु हैं, ये 2020 के बाद हमारे महाभारत में आए मार्केट की, इन्होंने तो अभी तक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का देखा ही नहीं। कमाई की हमेशा की, उनको तो ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट तो FD जैसे ही रोज़ बढ़ता है, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में भगवान न करे, गॉड फॉरबिड, जब कभी भी क्रैश आएगा, जब कभी जोर से घटेगा, तो इन्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे किया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो एक्सपीरियंस करें या दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। सो मेरा ये कहना है कि जब ये क्रैश वाला मामला होता है तब आपका बिहेवियर क्या होता है, या आप पिछले 3 या 4 क्रैश को स्टडी कर लीजिए, चाहे वो 2008 का हो, 2020 का हो, उससे पहले के भी 92, 91 के, हर्षद मेहता के टाइम के हो, 2000 के आसपास के जो आपके टेक बबल के हों। ये सारे क्रैश आपको ये सिखा देंगे, समझा देंगे दो चीज़ें कि एक, हमेशा बड़े बड़े क्रैश के बाद बाजार ऊपर जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है, राइट। सो मार्केट तो अंत में ऊपर ही जाएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो सिखाता है वो ये कि हर बार जब तेज़ी शुरू होती है तो नए लीडर्स होते हैं। तो क्रैश में आप बच तो गए लेकिन सर्वाइव तो कर गए कि आपने समझदार हो गए दूसरों की गलतियों से कि भाई मुझे 30% 40% नीचे बेचना नहीं है ना, मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन आप खरीद पाए क्या? तब तो आप बुल की सवारी करेंगे। और खरीद ना भी पाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कचरा ही पड़ा रह गया। हर एक बुल रन अपना कचरा छोड़ के जाता है। होता है ना, कई बड़ी से बड़ी इवेंट होती है, जब इवेंट होती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, त्यौहार होते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन त्यौहार खत्म होने के बाद पता है ना, वैसा तो हर बुल रन अपना एक कचरा छोड़ के जाता है। वो कचरा आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप समझे? सो वो कचरे वाले स्टॉक्स आपके पास नहीं होने चाहिए। तो सबसे बड़ा बिहेवियर ये है, आपको जो ट्रैप में नहीं फंसना है कि भाई मेरे पास कचरा शेयर नहीं होने चाहिए। जब वापस नई तेजी की शुरुआत हो तो मेरे पास क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए, मेरे पास वो घोड़े होने चाहिए जो दौड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं गधे पाल के रखूं, ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो पैनिक सेलिंग की बात अब कर लेते हैं क्योंकि इससे रेफरेंस मिलता है इसी का कि पैनिक सेलिंग होके आप सब कुछ अपना बेचने लगते हो, खास करके क्रैश के दौरान, और अक्सर हम ये देखते हैं। इस माइंड ट्रैप को आप कैसे समझते हैं, ये जो पैनिक सेलिंग वाला मोड होता है? देखिए, पैनिक सेलिंग एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है और स्पेशली अगर कोई इन्वेस्टर, जैसे अनिल जी ने बोला, पिछले 2-3-4 साल से ही इन्वेस्टिंग कर रहा है तो वो तो छोटे छोटे फॉल से या मंदी से भी डर जाते हैं। तो बहुत नेचुरल रिएक्शन है पैनिक सेलिंग। जो पेशेंस है वो एक बहुत रेयर वर्च्यू है जो बिल्ड होने में बहुत समय लगता है। तो हमने इसको बहुत सिंपल भाषा में अपने इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए एक 4 फोकस एरिया का एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसके द्वारा हम इसको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो उसमें जो पहला फोकस एरिया है वो बात करता है 6 फाइनेंशियल डिजीजेस के बारे में, कि एज एन इन्वेस्टर आपको 6 गलतियां क्या क्या नहीं करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। दूसरा फोकस एरिया बात करता है नॉट ऑल ईयर्स आर अलाइक, सब साल एक जैसे नहीं होंगे। अगर आप 10 साल का निफ्टी का रिटर्न देखें तो उसमें 3 साल ऐसे हैं जब आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है या फ्लैट रिटर्न मिला है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि निफ्टी का 10 साल का जो एवरेज है, CAGR है, वो 11% है। 3 साल नेगेटिव होने के बावजूद 11% है। मतलब जो बाकी के 7 साल हैं उनका CAGR 20% या उससे ज़्यादा है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग के टाइम पे ये समझा पाते हैं कि जब भी कभी फॉल होता है, बाकी सालों का जो CAGR है वो बहुत बेहतर होगा, तभी लॉन्ग टर्म का 10 साल का एवरेज 11-12% आएगा। इस 4 फोकस एरिया का जो ये फोकस एरिया नंबर 2 है, इसके द्वारा हम उनको पैनिक सेलिंग से काफ़ी हद तक बचा पाते हैं। तीसरा है जो पेशेंस, उसके लिए फोकस एरिया नंबर 3, जो बात करता है कि शॉर्ट टर्म में
मार्केट्स आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स एंड न्यूज़ फ्लो, कि जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, वोलाटिलिटी है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट्स फंडामेंटल पे ही चलेंगे। तो आप बहुत शॉर्ट टर्म को लेके वरी ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल पे चलेंगे, आप पेशेंस रखें। और जो चौथा फोकस एरिया बात करता है वो करता है चेरिश ए फ्यू, कि आपको हर सेक्टर, हर कंपनी में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं अच्छे सेक्टर्स का, अच्छी कंपनीज का, और उसको चेरिश करें। हर एक सेक्टर, हर एक कंपनी खरीदने जाएंगे तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो इन चारों फोकस एरिया के द्वारा हम अपने इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से भी, मुझे ऐसा लगता है इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं कह रहा हूँ, काफ़ी हद तक बचा पाए हैं। एंड पेशेंस भी टू सम एक्सटेंट तो डेवलप हो गया है, बाकी विद टाइम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं सर, देयर इज टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन मार्केट। एक ओवर एंथुजियाज्म, जिनको थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो बहुत ही ज़्यादा एंथो हो जाता है, दूसरा लो पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बैलेंस कैसे बनाएं, दोनों एक ही कैसे हो जाए? देखिए, स्टॉक मार्केट में भाव और भावनाओं पर किसी का नियंत्रण है नहीं। हर सेकंड भाव बदलते हैं, हर सेकंड भावनाएं बदलती हैं, यानी कि प्राइस और इमोशन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये मतलब शरीर और प्राण की तरह है, प्राण की तरह। है ना। सो आप अगर जान निकाल देंगे तो बचेगा क्या? तो अगर मार्केट में से आपके इमोशंस निकल गए तो फिर बचेगा क्या? सो ये तो रहेगा। आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए, कोई नहीं कर सकता। भाई कितना ही अच्छा इकोनॉमी बढ़िया कर रही हो, प्रॉफिट भी आ रहा हो, किसी वजह से मतलब कोई दो देश आपस में लड़ पड़े, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया कर दिया और हमारा मार्केट भी गिर जाता है। अब आप सोचेंगे हमारा क्या, बराबर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना हर चीज़ में लेना देना हो। यहाँ पर वो इमोशंस जो होते हैं वो हमेशा आपके मार्केट में काम करते ही करते हैं। नहीं तो एक चीज़ बताओ, हर 3 महीने के बाद एक कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, तो रोज़ मार्केट खोलने की ज़रूरत क्या है? जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया उस दिन खोल दो। जिस दिन कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, भाई आज इस कंपनी का अनाउंसमेंट आया, कल सुबह खुलेगा, आप जो ट्रेड करना कर लो, ऐसा नहीं होता ना। सेकंड, हर मिली सेकंड ट्रेड हो रहा है। सो इसका मतलब क्लियर है कि बहुत सारे इमोशंस हैं और इमोशंस आपके कभी कंट्रोल नहीं होंगे। इमोशंस जब ऊपर चले जाएंगे तभी ख़त्म होंगे, उससे पहले तो नहीं होने वाले। तो ऐसे में आपको इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है एक्शन को। एक्शन आपके हाथ में, इमोशन आपके हाथ में। अगर बहुत डर लग रहा है, ये मेरा इमोशन है, क्या मैं सब बेच दूं, ये मेरा एक्शन है। हाँ, है ना, दोनों में फर्क है। दोनों फर्क। सो आपका एक्शन आपके हाथ में। सिंपल सी चीज़ है, जो इमोशन आपके अब तक के स्ट्रांग रहे वही इमोशन रखिए, उसको बिल्कुल बदलने की कोशिश मत करिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्वेस्टर का। जो अब तक का हमने देखा है कि एजुकेशन का जो मॉडल रहा है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में जो उनके काम आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट में, तो उसके लिए आपकी कोई खास स्ट्रैटेजी है इस मॉडल पर? तो जो इक्वेंटिस का इन्वेस्टर एजुकेशन मॉडल है वो 2 बातों पे फोकस करता है। कि पहली बात, आप टाइम मार्केट में कितना लगाते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, टाइमिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब जैसे अनिल जी ने समझाना चाहा, उसको एक उदाहरण में समझाऊंगा। हमने एक स्टडी की 2005, कैलेंडर ईयर 2005 से लेके कैलेंडर ईयर 2024 तक, 20 साल। तो हमने 4 इन्वेस्टर प्रोफाइल बनाए। हर एक इन्वेस्टर को हमने 1-1 लाख रुपए दिए। हर कैलेंडर ईयर में हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए। पहले इन्वेस्टर ने अपने 1 लाख रुपए हर साल के पहले ट्रेडिंग के दिन पे लगा दिए, बिना कुछ भी देखे, हर साल के पहले दिन पे। दूसरे इन्वेस्टर ने हर साल का जो हाईएस्ट पॉइंट था, अपने 1 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किए। तीसरे इन्वेस्टर ने हर साल के लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट किए। और चौथे इन्वेस्टर ने अपने 1 लाख रुपए को 12 हिस्सों में डिवाइड किया और हर महीने की शुरुआत में लगाए। चारों इन्वेस्टर्स ने 20 साल तक कंटिन्यूसली ऐसा किया। अब ये रियल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो 20 साल बाद रिजल्ट निकल के आया, उसमें जो इन्वेस्टर 1 था, जो हर साल के शुरू में लगाता है, और जो इन्वेस्टर 4 है, जो हर महीने के शुरू में लगाता है, उनकी रिटर्न में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो बीच वाले दोनों इन्वेस्टर्स हैं, जो हर साल के हाईएस्ट पॉइंट पे लगाते हैं और लोएस्ट पॉइंट पे लगाते हैं, उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया। ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट वाले ने थोड़ा ज़्यादा बनाया, बट ओवरऑल चारों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इस स्टडी के द्वारा हम अपने इन्वेस्टर्स को समझा पाए कि आप टाइमिंग नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। आप कितना टाइम लगा सकते हैं वो आपके हाथ में। अब इसी मॉडल में हमने जो निफ्टी है या इंडाइस है, उसको रिप्लेस कर दिया उन कंपनीज से जिनके रिटर्न प्रोफाइल अच्छे हैं, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है,
जिन कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो है, हमने इंडाइस को उन कंपनीज से रिप्लेस कर दिया, तो रिटर्न और कई गुना बढ़ गया और सभी इन्वेस्टर्स का बढ़ गया। अब वापस से जैसे अनिल जी ने कहा कि हर मार्केट में कभी ना कभी फॉल भी आएगा, क्रैश भी आएगा, कोई इकोनॉमिक सिचुएशन भी डेवलप होगी, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है। बट इस स्टडी के द्वारा हम समझा पाए कि आप 20 साल तक लगे रहें या 15 साल तक लगे रहें तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉल या क्राइसिस या इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो आपके या मेरे किसी हाथ में नहीं है। बट अगर आप इस कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। ये सब रियल डेटा के साथ किया गया और ये रियल स्टडी अवेलेबल है। अब क्योंकि हम बार बार क्रैश की बात कर रहे हैं तो कई सारे हमने ऐसे देखे हैं सिनेरियो, 2008 का देखा, फिर हमने कोविड का क्रैश देखा। इन सब में सर आपने एक कॉमन बिहेवियर जो उस समय इन्वेस्टर थे उनका क्या नोटिस किया, क्या उस समय उनका पैटर्न रहा? क्या वो पैनिक सेलिंग करने लगे? पैनिक सेलिंग तो सेलिंग तो एक्शन है। एक्शन तो आपका बहुत सोच विचार के बाद आता है। पहले तो आप मन में विचार लाने, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, गलती कर दी, ये कर दिया, वो अपने आप को कोसेंगे या किसी अपने एडवाइज़र को कोसेंगे, किसी टीवी चैनल को, किसी अनिल सिंह को, अरे इनको क्यों देख लिया, मतलब क्या 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 दिन था जब इनको देखना शुरू किया, मेरी किस्मत का, ये सब होंगे। क्यों कि लाइफ में एक चीज़ बहुत क्लियर है स्मिता, मेरी गलती के लिए मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेदार है। हाँ। ये हमारी मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में ये आम धारणा होता है। हाँ। मैंने थोड़ी गलत किया, मैं तो अच्छे ही सोच के लगाया था पैसा बनेगा। हाँ। उसके बाद क्या होता है, जब आपको पता चलता है जिन जिन को आप जिम्मेदार मानते हैं उनका तो कुछ कर ही नहीं पा रहे है ना, चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा भला बुरा कह दो, उससे किसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ। राइट, अल्टीमेटली तो पैसा आपका है। हाँ। प्रॉफिट भी आपका था। हाँ। नुकसान भी आपका है। फिर आप क्या करते हैं, चलो छोड़ो यार, हाथ में पानी लेता हूँ, आज के बाद इधर आऊँगा नहीं, हे भगवान एक बार जान छूटे, रोज का ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए। ये प्रोसेस में आके जब आप बेच के निकलते हो, ट्रस्ट मी, वही बॉटम होता है। क्योंकि पहले फॉल पर 2%, 5%, 3% आपका स्टॉक गिर जाए, आपसे कभी नहीं बिकेगा, लेकिन 30-40% नीचे आपका आसानी से आपसे बिक जाता है। तो वो आपको रोकना है कैसे भी करके। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं कहता ही नहीं कि आप एकदम जब क्रैश हो नीचे हो पैसा लगाओ, वो आपसे होगा ही नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन कम से कम आप ना बेचें, ये तो आपके हाथ में है। और क्यों ना बेचें, जिसका हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि हर फॉल के बाद बाजार एक नई तेजी बनाता है। बिल्कुल। मार्केट का उतार चढ़ाव ये तो लगातार लगा ही रहता है। ज़रूरी होता है कि आपने पोर्टफोलियो कैसा बनाए, तो एक मैकेनिज्म होता है कि आपने कितना शॉक ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म वाला पोर्टफोलियो बनाया है। ये कैसे, ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? जो शॉक एब्जॉर्प्शन है, या जिसको आप बोलें कि आपका पोर्टफोलियो कितनी मंदी को बर्दाश्त कर पाएगा, वो इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपने लेवरेज के साथ पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बोरोड कैपिटल के साथ बनाया हुआ है, या आपने अपने खुद के पैसे के साथ बनाया हुआ है। ऑब्वियसली जो कंपनीज आपने उसमें बाय की हुई हैं उनकी स्ट्रेंथ पे भी निर्भर करता है, बट लेवरेज पे मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा निर्भर करता है। या आपने किस अवधि के लिए निवेश किया हुआ है। तो जैसे पिछले एक साल से मार्केट में सितंबर 2024 में जो हाई लगा वो अभी तक दोबारा नहीं आया। निफ्टी 16-17% गिरा, सितंबर से लेके फरवरी तक 16-17% गिरा। अब उसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियां, बहुत अच्छी कंपनियां 20%, 25%, 30% भी उनके शेयर प्राइसेस गिरे। अगर आपने मान लीजिए वही पोर्टफोलियो लेवरेज के साथ बनाया हुआ है, तो वो कोई भी शॉक एब्जॉर्प्शन काम नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, बिकॉज 2-3 गुना भी अगर आपने लेवरेज ली हुई है तो आपकी तो सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अगर आप उसी पोर्टफोलियो को विदाउट बोरोड कैपिटल या लेवरेज बनाएं और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाएं, तो वो मैक्सिमम कंपनियां अभी अपने दोबारा से उसी प्राइस पे आ गई हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को शॉक एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा ये बात सिखाते हैं कि आप लेवरेज नहीं ले सकते और आप छोटी अवधि का निवेश नहीं कर सकते। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रख सकें तो आपको 10, 15, 20% का शुरुआती दिनों में पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन या वो देखने को मिल सकता है। एक लंबी अवधि में आपको इन सब बातों से कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा सर, चिंता किससे करें? क्रैश और डिप, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये रियल इन्वेस्टर कैसे समझेगा एक आम भाषा में? आजकल जैसा है ना, क्या हो गया स्मिता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी डेफिनेशन बदल गई। सुबह 9:15 बजे आपने कुछ खरीदा और 3:30 तक नहीं बिका तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वैसे ही अगर 2% मार्केट गिर गया तो लोगों ऐसे हाई तोबा मचाते हैं कि जैसे क्रैश हो गया। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि समझो आपके पड़ोसी की नौकरी चली गई, तो ये स्लो डाउन है, इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन आ रहा है।
आपकी चली गई तो समझिए कि इकोनॉमी में मंदी आ गई। Right? यही फर्क है। मेरे पास स्टॉक है गिर गया तो मुझे लगता है क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। और मेरे पास नहीं गिर गया तो ठीक है, थोड़ा सा डिप आया है। पॉइंट ये है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए 2% 3% का फॉल भी क्रैश हो सकता है। 3% निफ्टी के फॉल में हो सकता है आपका स्टॉक 5, 7, 8, 10% घट जाए। वो आपके लिए मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको उतना तो बनाना नहीं है, लेकिन उतना देना पड़ गया तो। लेकिन इन्वेस्टर्स आप हैं तो 4-5% का करेक्शन तो एकदम रनिंग करेक्शन है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी आपको बताए हुए कभी भी आ सकता है। बहुत इजी है, मतलब ये तो गिवन है। और ये मान के चलिए कि जब आपने स्टॉक खरीदा है या आपने अपना इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद एक रनिंग करेक्शन 5% का तो आपको तुरंत आ जाएगा, पैसा लगाते ही टेस्ट करने आएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्रैश वो चीज़ है जिसमें मतलब आपके होश उड़ जाए, बहुत ज़ोर से गिरे, मतलब उसके लिए बड़े सारे एक साथ रीजंस हो, लोकल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं, कोई कांड हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है, कोई किसी इकोनॉमी की बैंड बच सकती है, कोई करेंसी गिर सकती है, 50 कारण हो सकते हैं, करेक्ट। या कोविड हो सकता है जो कभी आप ना सोचें, राइट। इस तरह की चीज़ों में वो गिरते उससे क्रैश होता है। तो छोटे मोटे 2-4-5% की जो गिरावट चलती रहती है, होती रहती है, इससे आप क्रैश ना समझें अगर आप इन्वेस्टर हैं। और सर ये तो हमने बात की इन्वेस्टर्स की, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि एडवाइज़र के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट क्रैश के दौरान? जो पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है उसको समझने से पहले आपको जो हमारे देश की जीडीपी है उसकी स्ट्रेंथ समझना ज़रूरी है, और एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर भी आप वो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जो जीडीपी है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये जो चारों मिलके जब जीडीपी आपका बनता है, अब जो हमारे देश का जीडीपी है उसमें 60% कंजम्पशन है, 60%। जो सी है वो 60% है। जो आई है इन्वेस्टमेंट, जो कंपनियां नई फैक्ट्री लगा रही हैं, हम लोग घर बनाते हैं, कोई भी हम लोग फिक्स एसेट क्रिएट करते हैं, वो जो आई है वो है 30%। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो है 10%। इसके बाद आता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि हमारा देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसलिए वो -1 या -2% रहता है। अब अगर आप एज एन इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स जो 90% ऑफ जीडीपी है उसके अराउंड अगर अलाइन रखेंगे तो आपको ना ही तो शायद बहुत ज़्यादा फॉल देखना पड़ेगा, अगर कभी करेक्शन आएगा भी तो ठीक है, आ सकता है आपके पोर्टफोलियो में, बट रिकवरी भी उतनी स्ट्रॉन्ग आएगी। वर्सेस अगर आप अपना पोर्टफोलियो मान लीजिए एक्सपोर्ट्स के अराउंड ज़्यादा ओरिएंटेड रखेंगे तो थोड़ा शायद उतनी अच्छी बात ना हो। तो एक पोर्टफोलियो अगर आप अपनी जीडीपी की स्ट्रेंथ के अराउंड डिज़ाइन करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जनरली स्पीकिंग क्रैश से भी बचा रहेगा, और अगर कभी कोई फॉल है तो रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी। ओके, अब क्रैश की बात सर हम लगातार उसी पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा एपिसोड है, तो जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि क्रैश अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। इसमें दोनों के लिए आपको क्या कहना है? अच्छे भाव और अच्छा समय, जिंदगी में कभी दोनों एक साथ नहीं आते। अच्छे भाव मतलब क्या, सब चीज़ सस्ती मिले आपको, हाँ, और आप ये सोचो कि माहौल भी बहुत अच्छा हो, सब तरफ बहुत बढ़िया माहौल हो, दोनों चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। माहौल अगर अच्छा होगा तो भाव फिर लोगों को ट्रम्प से बड़ी समस्या है, लेकिन ट्रम्प जब सुधर जाएंगे तो निफ्टी 50,000 की होगी, राइट। सो आपको अच्छे समय और अच्छे भाव एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करनी है, इस वक्त आपको क्या चाहिए या इस वक्त क्या है। अगर इस वक्त आपको लगता है कि बहुत स्टॉक गिरे हुए हैं, माहौल ख़राब है ना, तो फिर लेना है। लेकिन माहौल अच्छा है, भाव घटे तो फिर बढ़े हुए हैं तो फिर आपको उस हिसाब से दें। सो मेरा ये समझना है कि जितने बड़े इन्वेस्टर्स को आप पढ़ेंगे, आपको जो पसंद आए, भारत के राकेश जुनवाला से लेकर वॉरेन बफेट साहब, आपका जो मन करे, अगर आपको वाकई में ज़िंदगी में बड़ा पैसा बनाना है तो किसी बड़े आदमी को पढ़िए, समझिए, और तब आपको समझ में आएगा कि ये तो इनको ये पता है कि बुलरन तो आएगा ही, ये तो हमेशा माला इस बात की फिर है, हे भगवान एक बढ़िया क्रैश आए तब मेरे पास पैसे हैं, मैं अकेले लगाऊंगा, सबसे ज़्यादा लगाऊंगा, ये उस बात का इंतज़ार। और हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, बस मंदी तो कभी ना आए, बस ऊपर ही ऊपर जाए, रोज़ ऊपर जाए। अगर किसी ने 50,000 का निफ्टी का टारगेट देता तो हमें लगता है 50,000 का टारगेट 25 साल का नहीं होना चाहिए, ये 5 ही साल में आ जाए, राइट, वैसी वाली चीज़ है। सो कहने का मतलब सिंपल है कि जब आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको बड़े निवेशकों की तरह सोचना होगा, और बड़ी इवेंट्स पे
मैच्योर तरीके से, समझदारी से, डरे और घबराए बगैर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एक राइट स्ट्रैटेजी के तहत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो ये कि डाटा ड्रिवन जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें कौन से मेजर मेट्रिक्स होते हैं जिसका ध्यान तो रखना ही चाहिए मार्केट क्रैश के दौरान? देखिए, डेटा अगर किसी ने समझ लिया, डेटा एनालिसिस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके, तो डेटा एनालिसिस अगर किसी ने या डेटा को देखना शुरू कर दिया तो पैनिक से, क्रैश से वैसे ही आप लड़ना बंद कर देंगे एज एन इन्वेस्टर। तो हमने एक बहुत अच्छी स्टडी की जिसमें हमने 2015 से शुरुआत की, मार्च 2015 से, क्योंकि जब मोदी साहब पहली बार पावर में आए थे उसके बाद मार्केट चला था और 2015 मार्च 2015 में हाई बना था। तब से लेके अब तक 10 सालों में 10 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट निफ्टी 10% या उससे ज़्यादा गिरा है। 10 बार ऐसा हुआ है। और 10 ही बार ऐसा हुआ है, 9 बार हो चुका है, 10वीं बार अभी चल रहा है, कि जब मार्केट 10%, 20%, 30% उससे ज़्यादा चला है। दोनों ही टाइप के सिनेरियो 10-10 ही हैं। 10% से ज़्यादा गिरा वो भी 10 है और चला वो भी 10 है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एक इन्वेस्टर को अपने फेवर में समझ लेनी चाहिए, कि जो ये मार्केट जब गिरता है तो वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। बिकॉज ये जो 10 फॉल हैं 10% या उससे अधिक के, इनका एवरेज आता है 94 डेज, और जो परसेंटेज आता है फॉल का एवरेज वो आता है 15.2%, कि ऑन एन एवरेज हर साल, किसी साल ज़्यादा हो सकता है, किसी कम हो सकता है, साल में 94 डेज मार्केट गिरेगा और 15.2% उसका एवरेज आया। ओके, जो जब मार्केट चलता है उसका एवरेज आता है 274 डेज, और जो रैली का एवरेज आता है वो आता है 34%, कि साल में आपको 274 दिन 274 डेज अगेन ऑन एन एवरेज ऐसे मिलेंगे अगर आपका 10 साल का इन्वेस्टिंग जर्नी है, कि जब मार्केट में एज सच आपको किसी बड़े फॉल का, क्रैश का, मंदी का कुछ ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर 274 दिन 274 डेज और 34% हर साल की रैली है, तो मैं जस्ट बिकॉज 91 डेज एवरेज हर साल ऐसे आएंगे जब मार्केट गिरेगा, मैं उससे क्यों घबराऊं? इस स्टडी के द्वारा, इस डेटा ड्रिवन इनसाइट के द्वारा हम अपने लोगों को, अगर कभी जैसे अभी जो ये फॉल आया है सितंबर 2024 के बाद, वो मैं अनिल जी से अभी कह ही रहा था कि कई सालों बाद इन्वेस्टर्स को ऐसा देखना पड़ा जब पूरे 1 साल तक वो फॉल आता चला जा रहा है। तो इस दौरान हमने इस स्टडी को यूज़ किया उनको ये बताने के लिए कि ये भी चला जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। अब इसके बाद जो बड़ी रैली है उसको मिस मत करना, उसको मिस मत करना। अगर आपने ये क्रैश से या फॉल से या उससे डर गए तो बड़ी रैली मिस हो जाएगी, वो गलती मत करना। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ इतने अच्छे इंसाइट शेयर करने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ एडवाइजर जरूरी है कि इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।